लास्ट लेक्चर है ये चैप्टर का, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 का लास्ट लेक्चर जो कि है मियोसिस, जिसके बारे में आपके बुक में मतलब ना के बराबर डिटेल दिया है और आपसे क्वेश्चन आंसर्स में पूछा है लेकिन, ठीक है। तो मियोसिस के बारे में हम जानेंगे। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब मैंने माइटोसिस स्टार्ट किया था कि मियोसिस जो होता है वो बॉडी में हर जगह नहीं होता, वो सिर्फ कहाँ पर होता है, जर्म सेल्स। जर्म सेल मतलब क्या, आपके गोनाइड्स में जो सेल है, टू बी मोर स्पेसिफिक स्पर्म्स एंड ओवम, उनमें क्या होता है, मियोसिस, ठीक है। अभी मियोसिस और माइटोसिस कैसे अलग है। माइटोसिस जो होता था, जैसे आपको अभी मालूम होगा ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46, ठीक है। मियोसिस में क्या होता है, सॉरी माइटोसिस में क्या होता है कि ये 46 जो क्रोमोसोम थे एक सेल के अंदर, समझ लो ये सेल है, इसके अंदर 46 क्रोमोसोम है, तो वहाँ पर डिवाइड होने के बाद जब 2 सेल बनते थे तो उनका भी क्रोमोसोम 46 ही होता था। ये किस में होता था, माइटोसिस में। तो मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में अगर आपका 46 क्रोमोसोम वाला कोई भी सेल है, सो इट विल डिवाइड इनटू हाफ, 23 और 23 में हो जाएगा ये। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेज है ये सेल डिवीजन का। अगर ये किसी के अंदर स्टॉप हो गया तो नेक्स्ट जनरेशन इम्पॉसिबल है, मतलब नेक्स्ट जनरेशन इम्पॉसिबल है, आपके ज़रिए इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि आपके पास तो सेल ही नहीं रह जाएगा ना। जैसा कि हमने पढ़ा था माइटोसिस में 4 पार्ट होते हैं, एक होता है प्रोफेस, एक होता है मेटाफेस, एनाफेस, देन लास्ट वन इज़ टीलोफेस, ठीक है। इसमें भी मियोसिस में यही चारों पार्ट होते हैं, लेकिन मियोसिस को 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। पहला पार्ट है आपका मियोसिस 1, मैं इसको M1 लिख रहा हूँ। दूसरा पार्ट है आपका मियोसिस 2, जो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ वो है मियोसिस 1, लेकिन ये लास्ट लेक्चर है और मैं ये नहीं पढ़ाऊँगा। क्यों? क्योंकि मियोसिस 2 जो है एग्जैक्टली सेम है माइटोसिस के, ठीक है, सेम एज माइटोसिस। तो मेरा जो माइटोसिस का लेक्चर है, अगर आप उसमें प्रेजेंट थे तो आपको आ जाएगा, नहीं तो आप मेरा लेक्चर देख सकते हो, लेक्चर नंबर 4 है। सो सेम एज माइटोसिस होता है, तो इसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। सो यहाँ पर मियोसिस 1 में जो चारों स्टेज होते हैं, पहला स्टेज आपका हो जाएगा प्रोफेस, बट इसे हम प्रोफेस नहीं बोल सकते, इसे हम बोलते हैं प्रोफेस 1। सेकेंड वन इज़ मेटाफेस, इसको हम बोलेंगे मेटाफेस 1। थर्ड वन हो जाएगा आपका एनाफेस, इसे हम क्या बोलेंगे, एनाफेस 1। सेम यहाँ पर टीलोफेस, सॉरी 1 हो जाएगा। और यहाँ पर मियोसिस 2 में प्रोफेस 2, मेटाफेस 2, एनाफेस 2 और टीलोफेस 2 हो जाएगा। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, आपको नोट डाउन करना है तो कर सकते हो आप अभी। ठीक है, तो बेसिक्स हमने देख लिया। तो अब हम आते हैं मियोसिस 1 के स्टेजेस पे, ठीक है। तो अब हम पढ़ रहे हैं मियोसिस 1। मियोसिस 1 में मैंने सारे स्टेजेस आपको लिखा दिया। सबसे पहला स्टेज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रोफेस 1। आपने पहला स्टेज अगर अच्छे से पढ़ लिया तो आपने मियोसिस समझ लो ख़त्म कर लिया। जो भी है प्रोफेस 1 में है और बाकी सब नॉर्मल सेम जो हमने लगभग माइटोसिस में पढ़ा था लगभग वही है मियोसिस 1 में। मेटाफेस भी लगभग वही है, थोड़ा सा खाली चेंजेस है उसमें और बाकी सब सेम है। चलो, सो प्रोफेस 1। अब जो प्रोफेस 1 है मियोसिस 1 में, इसको भी फर्दर 5 पार्ट में डिवाइड किया है, फर्दर 5 स्टेजेस में। सो इसमें जो पहला स्टेज हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा आपका लेप्टोटीन। दूसरा स्टेज हो जाएगा जाइगोटीन। तीसरा स्टेज पैकीटीन, पैकी बोलो पैची बोलो, आपके ऊपर है, ठीक है। चौथा हो जाएगा आपका डिप्लोटीन। पांचवा
डायाकाइनेसिस। ये 5 स्टेजेस है। अभी एक चीज़ याद रखो, इसको स्टेजेस में डिवाइड किया है। अगर आप देखो, एक चीज़ प्रॉब्लम पता है क्या होती है कि अभी आप स्कूल एज में हो, किसी किसी स्कूल में प्रैक्टिकल्स होते ही नहीं हैं, तो आप लोगों को लगता है भाई स्टेजेस ऐसे चेंज होते होंगे तो हमको मालूम पड़ता होगा। अगर हम देखेंगे तो मालूम पड़ेगा। स्टेजेस मतलब क्या, जैसे कि लेप्टोटीन में जो क्रोमोसोम है वो थोड़ा अलग तरीके से दिखेगा, जाइगोटीन में थोड़ा चेंज हो जाएगा, पैकीटीन में थोड़ा और चेंज हो जाएगा। तो मतलब आप उसके फिज़िकल कैरेक्टर्स को देख के पहचान सकते हो कि कौन से स्टेज में है वो। तो स्टेजेस मतलब वही होता है आपका प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस, चारों जो स्टेजेस हैं इनको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, उनके स्ट्रक्चर्स है ना, अंदर क्रोमोसोम कैसे अरेंज्ड हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये पांचों के पांचों पहले आप नोट डाउन कर लो, उसके बाद स्टार्ट करते हैं लेप्टोटीन से। चलो तो देखते हैं लेप्टोटीन में क्या होता है। ठीक है, मियोसिस 1 के प्रोफेस 1 में जो लेप्टोटीन होता है उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक सेल ड्रॉ करता हूँ। अगर मैं एनिमल सेल ड्रॉ करूँगा तो क्या यहाँ पे सेल वॉल होगा? कौन कौन बोलता है सेल वॉल होगा, बताओ, हैंड रेस करो। कौन बोलता है सेल वॉल होगा वो हैंड रेस करो। कौन बोलता है सेल वॉल नहीं होगा वो हैंड डाउन करो। ठीक है, क्या सब लोग एक ही इंसान को ही देख के अपना हैंड्स डाउन करके रखे हो? अगली बार से ना गलत आंसर भी ऊपर कर देना, तब देखते हैं। चलो, तो एनिमल सेल में कभी सेल वॉल नहीं होता। तो ये है क्या? ये है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम लिख रहा हूँ इसे, और अंदर है आपका न्यूक्लियस, सेंटर में ऑलमोस्ट। और न्यूक्लियस के अंदर क्या है? आपके क्रोमैटिन, क्रोमैटिन फाइबर्स, जिसको हम क्रोमोसोम भी बोलते हैं। आई बात समझ में? अब लेप्टोटीन के स्टेज में होता क्या है, जैसे कि आपने प्रोफेज में पढ़ा था, माइटोसिस के प्रोफेज में आपने क्या पढ़ा था कि यहाँ पर जो आपका न्यूक्लियस का वॉल होता है वो क्या होता है? गायब होना शुरू होता है, डिसअपियर होना स्टार्ट होता है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर भी आपका जो न्यूक्लियस के वॉल्स हैं ये क्या होंगे? डिसअपियर होना स्टार्ट होगा। आई बात समझ में? और होगा क्या, ये जो आपको क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं ना, सॉरी क्रोमोसोम्स नहीं है, ये क्रोमैटिन फाइबर्स हैं, थ्रेड जैसे है ना, इनको हम बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर्स। तो इनका कंडेंसेशन स्टार्ट होता है। जैसे ही हमने पढ़ा था माइटोसिस में कि प्रोफेज में क्या होता है? कंडेंसेशन होता है, वैसे यहाँ पर भी कंडेंसेशन होगा। तो लेप्टोटीन में क्या क्या हो रहा है देखो। पहला पॉइंट में क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? डिसअपियरिंग वॉल ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन आप बोल सकते हो इसे। दूसरा क्या होता है आपका? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स, ये बोल सकते हो, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स। ये कहाँ पर होता है आपका? लेप्टोटीन में। लेप्टोटीन में हाँ हो रहा है न्यूक्लियस में। लोकेशन की बात करें तो न्यूक्लियस में हो रहा है ये। लोकेशन की कहाँ पर है? न्यूक्लियस। अभी ये न्यूक्लियस से बाहर नहीं आया है। ठीक है, बच्चा अभी अंडे से बाहर नहीं आया है। आई बात समझ में? धीरे धीरे होगा क्या इसका, ये जो क्रोमोसोम, ये जो आपके क्रोमैटिन फाइबर्स हैं ये कंडेंस होंगे, और कंडेंस होने के बाद ऐसा क्रोमोसोम बना लेंगे, है ना, कुछ इस तरीके से। आई बात समझ में यहाँ पे? तो ये जो प्रोसेस हो रहा है इसको हम बोलते हैं लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में इसके अलावा और कुछ नहीं होता, इसे आप नोट डाउन कर लो। चलो आते हैं जाइगोटीन पे। अभी सबसे पहले आपने देखा लेप्टोटीन, सेम जैसे माइटोसिस के प्रोफेस में स्टार्टिंग में होता है, सेम वही चीज़ हो रहा था। अब यहाँ पर जाइगोटीन में थोड़ा कुछ डिफरेंट आपको जनाई पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू माइटोसिस का प्रोफेस में। देखो, तो अगर मैं यहाँ पर एक
सेल बनाऊं, अब यहाँ पर आपके जितने भी क्रोमोसोम्स थे, अब देखो ये जो क्रोमोसोम है इससे सिमिलर दिख रहा है साइज़ के मामले में, ये क्रोमोसोम इनसे, ये क्रोमोसोम इनसे। तो अभी क्या होगा यहाँ पर, ये जो क्रोमोसोम्स हैं आपस में आके जॉइन हो जाएंगे, मीन्स ये दोनों क्रोमोसोम कुछ ऐसे जॉइन हो जाएंगे, बीच में आपस में से जॉइन हो जाते हैं। आई बात समझ में? ये मैंने बीच में से खाली बनाने के लिए दिखा दिया, बनाना नहीं चाहिए ये। तो यहाँ पर ये जॉइन हो गए, फिर ये दोनों क्रोमोसोम आपस में यहाँ पर जॉइन हो गए और ये दोनों क्रोमोसोम भी जॉइन हो गए। ये किस में हो रहा है? ज़ाइगोटीन में। अब यहाँ पर ये जो जॉइन हो रहे हैं दोनों क्रोमोसोम, इसको हम बोलते हैं साइनेप्सिस। क्या बोलते हैं? बहुत अटेंटिव लग रहे हो यार आज। साइनेप्सिस, ठीक है। और ये जब बॉन्ड बन जाता है इनके बीच में, जैसे आप लोग बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हो लेकिन अफसोस नहीं बनता, क्रीपी बॉयज़, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। मतलब ये जब साथ में आ जाते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। थोड़ा अलग अलग नाम है ना। देखो मुझे नहीं पता कि आप लोग को इस लेवल पे पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए, थोड़ा 11th के लेवल पे जा रहा है ये चीज़। आपकी बुक में इतने छोटे में दिया है कि इनसफिशेंट नॉलेज है वो, तो 10th और 11th इतना कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, मैं थोड़ा सा लेवल पे जा रहा हूँ वहाँ पे। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? ज़ाइगोटीन में क्या होता है? अब ये जो क्रोमोसोम है ये आपस में जो आके जुड़े हैं इनको हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। सेम मतलब सेम एकदम नहीं बोल सकते, सिमिलर। तो यहाँ पर क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स जॉइन विथ ईच अदर, बोल सकता हूँ मैं यहाँ पे ये। और ये जो जॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं साइनेप्सिस। और जब ये दोनों साथ में आ जाते हैं इनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, जो कि है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। देखो समझो, जब ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड देखो, बॉन्ड इनके बीच में जो बन रहा है इनको हम बोलते हैं साइनेप्सिस। और ये जो पूरा आपको दिख रहा है एक साथ में आ गए हैं, इस पूरे को बोलते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। आई बात समझ में? तो मैं इसको इन शॉर्ट ऐसा लिख सकता हूँ, इन दिस स्टेज, मैं ये नहीं लिखूँगा एकदम लंबा सा, मैं सीधे से लिख दूँगा साइनेप्सिस एंड साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म, लिख सकता हूँ मैं ये। तो ज़ाइगोटीन में क्या हुआ आपका? ये दोनों पास में आ गए हैं। तो मैं इस थोड़ा डायग्राम को अच्छा कर देता हूँ, नीचे लगा देता हूँ इसको, और यहाँ पे थोड़ा और छोटा। अभी नोट डाउन करोगे तो डायग्राम के साथ नोट डाउन करना। आई बात समझ में? तो नोट डाउन कर लो, ये आपका ज़ाइगोटीन है। यहाँ पर एक नोट है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स हम किसे कहते हैं? इनके बीच का जो बॉन्ड होता है उसको हम साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और साइनेप्सिस, ये जो पूरा आपको दिख रहा है इसको हम साइनेप्सिस बोलते हैं। आई बात समझ में? तो ये मैं थोड़ा पहले उल्टा बोल दिया था, इसे करेक्ट कर लेना। और एक और चीज़ बताना मैं भूल गया यहाँ पे आपको, अगर याद रहे तो ठीक है, अच्छी बात है, ना याद रहे तो कोई बात नहीं, इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। देख लो क्या, ये जो पूरा क्रोमोसोम है दोनों साथ में आ गया, इसको हम बोलते हैं बाईवेलेंट। बाईवेलेंट भी बोलते हैं इसे हम लोग। ये थोड़ा हायर इन्फॉर्मेशन हो जा रहा है, जैसे अगर आपको याद रहता है बाई चांस तो अच्छी बात है। इसको हम बोलते हैं बाईवेलेंट, ठीक है। अब इसका एक और नाम है, इसको हम बोलते हैं टेट्राड। समझो, दोनों का मतलब अलग है। जब मैं बाईवेलेंट की बात कर रहा हूँ तो मैं 2 क्रोमोसोम की बात कर रहा हूँ, दोनों एक्स की। जब मैं टेट्राड की बात कर रहा हूँ, टेट्रा मतलब 4, तो मतलब मैं यहाँ पर
ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये 4 की मतलब ये जो क्रोमैटिड्स हैं इनकी बात कर रहा हूँ। क्रोमैटिड नंबर 1, क्रोमैटिड नंबर 2, क्रोमैटिड नंबर 3, क्रोमैटिड नंबर 4, इनको हम बोलते हैं टेट्राड एक साथ में। और अगर खाली 2 क्रोमोसोम को साथ मिलो तो उनको हम बोलते हैं बाइवेलेंट। अगर ये याद रहे तो अच्छी बात है, ना याद रहे तो कोई ऐसा प्रेशर नहीं है, इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है आप लोग के लिए। ठीक है, तो चलो अब आगे चलते हैं हम लोग लेप्टोटीन पे। हेडिंग्स डाल लो। लेप्टोटीन ये ना आपका जो जेनेटिक वेरिएशन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कैसे होता है रिस्पॉन्सिबल वेरिएशन से, इसका क्या रिलेशनशिप है वो हम लोग समझते हैं। देख लो, यहाँ पर आता है आपका लेप्टोटीन, सॉरी लेप्टोटीन बोल रहा हूँ, पैकिटीन। अरे यार मुंह से कुछ और ही निकल रहा है आज। जितने भी मेरे प्यारे दर्शकों हैं मुझे माफ़ कर देना, 3rd पार्ट है पैकिटीन। ठीक है, ये वीडियो जो देख रहे होंगे ना अभी वो मन में गाली दे रहे होंगे। ठीक है, पैकिटीन देख लो अभी इसमें क्या होता है। अब यहाँ पर मैं सेल नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं सीधा आपको क्रोमोसोम से दिखा रहा हूँ कैसे होता है उसमें। लास्ट में जो हमने पढ़ा था ज़ाइगोटीन के बारे में, उसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बने थे, सही बात। अब होता क्या है यहाँ पर, ये दिख रहा है आपको, ये एक हिस्सा, इसको हम बोलते हैं क्रोमैटिड नंबर 1, इसको बोलेंगे क्रोमैटिड 2, ये हो जाएगा क्रोमैटिड 3 और ये हो जाएगा 4। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लो, सिस्टर क्रोमैटिड क्या होता है। वैसे भी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, लेकिन एक बार फिर देख लो। मैं एक क्रोमोसोम को यहाँ पे उठा के रख दिया, ये जो दिख रहा है आपको, ये एक क्रोमैटिड और ये एक क्रोमैटिड, ये आपस में एक दूसरे के बहन हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड। क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड। आई बात समझ में। तो ये जो है आपस में दोनों 1 और 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, 3 और 4 आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स है। लेकिन अगर मैं बात करूं 1 और 3 की, तो ये सिस्टर नहीं है, तो मैं इन्हें क्या बोलूँगा, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। खतरनाक नाम दिया ना। कौन कौन है वो लोग, 1 और 3, 1 और 3, और कौन हो जाएगा 1 और 4, और कौन हो जाएगा 2 और 3, 2 और 4। भैया 4, 3 नहीं, मैंने बोल दिया ना 3। सिस्टर क्रोमैटिड्स में कौन आ जाएंगे, 1 और 2 और 3 और 4। इतना बात आया समझ में। ये समझ में आएगा तभी आगे समझने वाले। अब देखो यहाँ पे क्रोमोसोम का ये आर्म है, इसको हम आर्म बोलते हैं, आर्म नहीं यहाँ आर्म, ठीक है। और ये भी क्रोमोसोम का आर्म है, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है, ये जो आर्म है आपस में जुड़ जाते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे समझो, ये जो क्रोमोसोम है और दूसरा जो क्रोमोसोम है, इनके ऊपर जीन्स होता है, पहनने वाला जीन्स नहीं। जीन्स मतलब जो आपके कैरेक्टर्स को डिसाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो मेरा क्रोमोसोम है, इसके टॉप पार्ट पे मेरे आई कलर का जीन है, मतलब ये जो जीन है मेरा आई के कलर को डिसाइड करेगा कि मेरे आँख का कलर क्या होने वाला है। तो ऐसे हर एक पॉइंट पे क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स होते हैं। एक तरीके से आप बोल सकते हो क्रोमोसोम जीन्स से बना हुआ है। आई बात समझ में। फिर देखो अब यहाँ पर ये जो पार्ट आपस में ओवरलैप हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं, इनके ऊपर भी तो जीन्स होगा। तो ये लोग आपस में पता क्या कर रहे हैं, जीन्स की शेयरिंग कर रहे हैं। मतलब दो अलग अलग क्रोमोसोम हैं, दोनों के ऊपर जीन्स थोड़े अलग अलग होंगे, एग्जैक्टली सेम तो होते नहीं है। तो वो जीन्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं और इसी ओवरलैपिंग की वजह से वेरिएशन आता है। जो चेंजेस हमारे अंदर आती है ना, इस ओवरलैपिंग की वजह से आती है। ये एक
कंडीशन हो गया कि इससे आपको आपके अंदर वेरिएशन आएगा। दूसरा कंडीशन क्या होता है? सेकंड पार्टनर, मतलब कोई और पार्टनर आपके साथ जो है, जिनके साथ मेटिंग होने वाला है आपका, तो उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। और पहला पार्ट जो है यहाँ पर है, यहाँ पर भी वेरिएशन आता है, ठीक है। किसमें? पैकिटीन में। तो पैकिटीन में क्या हो रहा है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जो होते हैं क्रोमोसोम के, वो आके अटैच हो जाते हैं। क्या बोल सकता हूँ मैं? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम गेट्स अटैच्ड विद ईच अदर। आई बात समझ में? यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ, और मैं क्या बोल सकता हूँ? दिस प्रोसेस लीड्स टू द वेरिएशन, ठीक है। यहाँ पर जीन एक्सचेंज होता है, आप ये भी लिख सकते हो, जीन एक्सचेंज हैपेंस। इतना समझा? ये नोट डाउन कर लो। आते हैं ना स्टेप नंबर 4 पे, स्टेज नंबर 4 पे, डिप्लोटीन पे। जैसा कि आपने देखा था, हमारे सूत्रों ने हमें बताया था, कुछ ऐसा कांड हुआ था इनके बीच में, ठीक है। अब होता क्या है ना इसमें, डिप्लोटीन के अंदर ये जो आपका पार्ट दिख रहा है, ये जिसको हम बोले थे साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ये जो है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स एंजाइम से जुड़ा हुआ होता है। आपके बॉडी में हर काम एंजाइम करता है, ठीक है। एंजाइम के बारे में मैंने बताया भी हूँ क्या होता है वो। तो ये जो अभी साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है, ये अभी आपस में सेपरेट होंगे ये स्टेज के अंदर। आ रही है बात समझ में? ये क्या होगा यहाँ पर? ये आपस में सेपरेट होंगे। अभी ऐसे हैं, फिर कुछ टाइम बाद ऐसे हो जाएंगे। मैं एक चीज़ बताना भूल गया था लास्ट में, पैकिटीन में, इसको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं कायास्मेटा। क्या बोलते हैं? कायास्मेटा। कुछ लोग चायास्मेटा भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कायास्मेटा। तो आप ये भी लिख सकते हो, कायास्मेटा इज फॉर्म्ड इन पैकिटीन, ये लिख सकते हो। बाद में लिखना, टाइम दूंगा मैं, पहले इधर देख लो। अब एक कायास्मेटा दिख रहा है आपको, और यहाँ पे ऊपर साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स था। अब साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स टूट गया मतलब सेपरेट हो गया। अब वो आपस में क्रोमोसोम जुड़े हुए नहीं हैं, इनका खाली जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है वो आपस में जुड़े हुए हैं वाया कायास्मेटा। आई बात समझ में? तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? सेपरेशन ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड जॉइंट वाया किससे? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। मतलब जो पार्ट साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स से जुड़ा हुआ था वो पार्ट आपका सेपरेट हो जाएगा। अब होता क्या है मालूम है? इस स्टेज में अभी जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर जो ओवम होता है, ओवम में ये स्टेज हो रहा होता है। इस स्टेज पे आने के बाद वो ओवम जो है अरेस्ट हो जाता है। अरेस्ट मतलब स्टॉप हो जाता है। इसके आगे जो स्टेप है इसको हम बोलते हैं डायाकाइनेसिस। तो ओवम जो है डिप्लोटीन पे स्टॉप हो जाता है, क्योंकि अगर ओवम डायाकाइनेसिस भी परफॉर्म कर लिया, मियोसिस 1 भी परफॉर्म कर लिया, मियोसिस 2 भी परफॉर्म कर लिया, तब तो उसको स्पर्म की ज़रूरत है ही नहीं। वो तो अकेले ही अपने आप को डिवाइड कर करके एक ह्यूमन बना देगा, न्यू ऑफस्प्रिंग को जन्म दे देगा वो। तो यहाँ पर आपका जो ओवम होता है डिप्लोटीन के स्टेज पे यहाँ पे आके अरेस्ट हो जाता है, और इसके आगे का जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट होता है आपके टीनेज के टाइम पे।
टीनेज के टाइम पे आगे का प्रोसेस स्टार्ट होता है, वो प्रोसेस के बाद आगे और स्टॉप हो जाता है। ये मियोसिस में ही मेटाफेज या एनाफेज के स्टेज पे फिर से स्टॉप हो जाएगा टीन स्टेज में आपके। फिर वो टीन स्टेज के बाद मतलब टीनेज के बाद, मेटिंग के बाद यहाँ पर स्पर्म की एंट्री होती है, तब ये आगे कंटिन्यू होगा, आगे तब डिवीजन कंटिन्यू होगा, तभी न्यू जनरेशन आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला। आई बात समझ में? तो क्रोमैटिड क्या हो गया? जॉइंट वाया साइनोप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स सेपरेटेड। इट मीन्स आप क्या बोल सकते हो कि यहाँ पे जो आपका नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो आपस से एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, जुदाई ले लिए हैं। आई बात समझ में? और मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर डिप्लोटीन में? मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि इन मैमल्स क्या होता है, एग्स आर अरेस्टेड एट दिस स्टेज। आई बात समझ में? एग जो है इस स्टेज पे अरेस्ट हो जाता है। उसके बाद टीन एज में जब पीरियड्स स्टार्ट होते हैं मैमल्स में मीन्स स्पेसिफिकली मैं बातें कर रहा हूँ ह्यूमंस के बारे में, तो उस स्टेज पे ये आगे बढ़ता है, फिर एनाफेज पे वापस से स्टॉप हो जाता है। एनाफेज के आगे तभी आएगा जब स्पर्म की एंट्री होगी। आई बात समझ में? ये आप नोट डाउन कर लो। अब आते हैं डायाकाइनेसिस के ऊपर, लास्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। ठीक है, अब ये स्टेज में क्या होता है, आपका जो क्रोमोसोम, सॉरी यहाँ पे साइनोप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये था आपका डिप्लोटीन के स्टेज में कुछ ऐसा। ठीक है, अब ये स्टेज में क्या होता है, ये कौन सा स्टेज था डिप्लोटीन का? ये स्टेज में होता है क्या है, ये क्रोमोसोम है, दूसरा क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम आप बोलते हो इसे, और ये जो अटैचमेंट होता है ये यहाँ पे आ जाता है इस तरीके से। मतलब ये भी जो है कायस्मेटा, ये आपस से दूरी बनाना चालू कर देते हैं। और यहाँ पर इस स्टेज पे जिसको हम बोलते हैं डायाकाइनेसिस के स्टेज पे आपका जो कायस्मेटा होता है कम्स एट टर्मिनल पोजीशन। आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इन डायाकाइनेसिस कायस्मेटा कम्स एट टर्मिनल पोजीशन। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आपका कायस्मेटा एट टर्मिनल पोजीशन। ठीक है, बस ये स्टेज में इतना ही होता है, टर्मिनल पोजीशन में आ गया। और देखो एक चीज़ बताना भूल ही गया, प्रोफेस में आपने जो भी पढ़ा है कि एंडिंग में प्रोफेस में जो जो होता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। जैसे अभी तक स्टार्टिंग में आपने पढ़ा था जो इसका सबसे पहला वाला पार्ट था लेप्टोटीन, उसमें आपने देखा कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है उसका जो न्यूक्लियस का वॉल है वो क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है। ये स्टेज में डायाकाइनेसिस तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है कंप्लीटली डिसअपियर। इसी स्टेज पे आपका क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रियोल्स पोल्स पे जाना शुरू हो जाते हैं, अपोजिट पोल्स पे। सेंट्रियोल्स मैंने बताया हूँ माइटोसिस अगर आपने पढ़ा होगा तो। ठीक है, सेंट्रियोल्स मूव एट अपोजिट पोल्स। आई बात समझ में? तो यहाँ पे आपका प्रोफेज जो होता है वो एंड हो जाता है। ठीक है, यहाँ प्रोफेज एंड हो गया और अभी भी ये दोनों क्रोमोसोम आपस में जुड़े हुए हैं इनके मदद से। आई बात समझ में? अब ये नोट डाउन कर लो। चलो अब आते हैं मेटाफेज पे। आपका प्रोफेज 1 पूरा कंप्लीट हो गया है, अब मेटाफेज देखो। अब मैं यहाँ पर एक सेल बना रहा हूँ और एक सेल मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। ठीक है, ये सेल में मैं आपको शो करूँगा मेटाफेज 1, जिसको मैं मेटा 1 भी लिख सकता हूँ, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। और इसमें मैं आपको शो करूँगा मेटा।
दोनों में डिफरेंस क्या होता है। कोई स्पॉन्सरशिप नहीं कर रहा मैं मेटा का, ठीक है, ऑडियंस को नहीं तो बोलेंगे स्पॉन्सरशिप लिया है, ठीक है। तो मेटाफेस 1 और मेटाफेस, सबसे पहले देखते हैं मेटाफेस में क्या था। मेटाफेस में क्रोमोसोम ऐसे इक्वेटोरियल प्लेन पे क्या हो जाता था, अलाइन, ठीक है, सारे 46 क्रोमोसोम। और यहाँ पे आपके सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर्स आते थे, ट्विंग, अरे भाई सेंट्रियोल्स, ठीक है, कुछ इस तरीके से था, ठीक है। और कुछ स्पिंडल फाइबर ऐसे बीच में से भी चले जाते थे, ऐसे कुछ एक्स्ट्रा स्पिंडल फाइबर्स होते हैं। अब देखो ये है आपका मेटाफेस, आपका माइटोसिस का मेटाफेस। अब हम देखेंगे मियोसिस का मेटाफेस 1 और इसमें डिफरेंस क्या है। इसमें क्या होता है, जो आपका क्रोमोसोम होता है 46 क्रोमोसोम, आपने देखा जो क्रोमोसोम्स थे वो आपस में जॉइन थे यहाँ पे कुछ इस तरीके से, यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से ऐसे जॉइन रहेंगे, ठीक है। जो कायस मेटा का एंडिंग पॉइंट था, याद है ना, टर्मिनल पोजीशन, वही वाले की बात कर रहा हूँ, जॉइन है अभी भी। इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ क्योंकि मुझे सेंट्रल पोजीशन पे लेना है ना। अब देखो फ़र्क दिख रहा है, ये आपका पेयर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे, क्योंकि दोनों क्रोमोसोम साथ में जुड़े हुए हैं ना, तो यहाँ पे 23 क्रोमोसोम, मतलब ये 2 ये 4 ऐसे 23 क्रोमोसोम्स, 23 पेयर्स आपको दिखने वाले हैं। और यहाँ पे 46 क्रोमोसोम पूरे ऐसे लाइन से लगे हुए थे ह्यूमंस में, सॉरी 92, आई बात समझ में। और यहाँ पर 46 और पेयर कितने हो गए, 23। अब यहाँ पे क्या होगा आपका, ये सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल में क्या होगा, यहाँ से स्पिंडल फाइबर ये क्रोमोसोम पे गया, एक स्पिंडल फाइबर ये क्रोमोसोम पे, सेम सारे क्रोमोसोम पे यही होने वाला है। अब होगा क्या, अब होगा न्याय, आ जाता था एडवर्टीजमेंट आता था, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे, तो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये है आपका मेटाफेस 1 और ये है आपका मेटाफेस, साफ साफ डिफरेंस दिख रहा होगा यहाँ पर। अब अगर मैं इसको पुल करूँ एनाफेस में, जो कि होगा, अगर मैं एनाफेस के स्टेज में इसको पुल करूँ तो 23 क्रोमोसोम उधर चले जाएंगे, 23 क्रोमोसोम नीचे आ जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, आपस में दोनों सेपरेट हो जाएंगे। तो जो 2 सेल्स आपको मिलेंगे वो सेल्स में कितने कितने क्रोमोसोम होंगे, 23। तो ऐसा करता क्यों है हमारा बॉडी। देखो अगर यहाँ पे मेल है और यहाँ पे फीमेल है, इनके पास 46 क्रोमोसोम है, इनके पास 46 क्रोमोसोम है, अगर ये आके मेटिंग करते हैं एक दूसरे से, तब तो 92 हो जाएगा ना भाई साहब। और ह्यूमंस में तो 92 होता नहीं है, नहीं होता ना, तो कुछ गलत ही हो जाएगा यहाँ पे। तो इसी को 23 मतलब 46 नंबर मेंटेन करने के लिए ये सब प्रोसेस हुआ और सेपरेट होके ये 23 बना और ये 23 बना, ताकि दोनों का जब मिलन हो तो यहाँ पे 46 हो, नहीं तो पता नहीं क्या बन के पैदा हो गए, आलू पटाटा केकड़ा पता नहीं क्या बनोगे। आई बात समझ में। और देखो यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताता हूँ, एक काम करो, पहले इसे नोट डाउन कर लो, दोनों के बीच का डिफरेंस देख लो और नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं एनाफेस में बताता हूँ कुछ आपको। चलो आ जाओ, एनाफेस 1 देख लो। अभी एनाफेस 1 में क्या होता है, सेम जैसे आपका एनाफेस में जो प्रोसेस होता है, यहाँ पर भी एनाफेस 1 में भी यही होता है। आपका पूरा जो क्रोमोसोम था, एक पूरा क्रोमोसोम आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर बचे हुए क्रोमोसोम आ जाएंगे यहाँ पे। ये है आपका एनाफेस, वही जो खींचा जाता है ना, मीन्स स्पिंडल फाइबर जो अट्रैक्ट करते हैं अपने तरफ, खींचते हैं, वही स्टेज है आपका। अब यहाँ पर देखो, मैं आपको जो न्यू चीज़ बताने वाला था ना, ये सब स्पिंडल फाइबर्स हैं जो मैं बना रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है कि ये जो कायस मेटा का जो पॉइंट था ना, यहाँ पे जुड़े हुए थे लोग आपस में, वो ब्रेक नहीं होता, और एक साइड से कभी कभार फोर्स ज़्यादा होने की वजह से, समझ लो अगर ये दोनों आपस में ब्रेक नहीं हुए होते और यहाँ से फोर्स थोड़ा ज़्यादा लगा होता, तो यहाँ पर एक क्रोमोसोम कम हो जाता है और यहाँ पे एक क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाता है।
तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? एनी आइडिया? कितना? एक ज़्यादा हो जाता है, 47 देखोगे डबल एक्स वाई हो जाता है। तो ये क्यों होता है ना, यही सब रीजन की वजह से होता है। डाउन सिंड्रोम में आपने देखा, टर्नर सिंड्रोम में देखा होगा, एक क्रोमोसोम कम हो जाता है। अब समझ लो, देखो ये तो एनाफेस में था, एनाफेस 1 में। अब टीलोफेस में क्या होगा देखते हैं हम लोग। टीलोफेस 1 में यहाँ पर ये पूरा आपस में एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, और यहाँ पर जो आपका सेल बनेगा, यहाँ पर क्रोमोसोम डीकंडेंस हो जाएगा, मतलब फिर से अपने एक्चुअल औकात में आ जाएगा। अरे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, छोड़ देना मुझे, माफ़ कर देना। और यहाँ पर भी क्रोमोसोम जो है अपने नॉर्मल स्वरूप में आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस, आपको पता ही है, ये सेपरेट और ये सेपरेट, अलग अलग सेल बन गए। लेकिन अब आपको मालूम है कि यहाँ पर 22 क्रोमोसोम है, 22 है। देखो मैं कौन सा केस ले रहा हूँ, जब कोई सिंड्रोम के साथ कोई बेबी बॉर्न होता है, मीन्स यहाँ पर नॉर्मली क्या होना चाहिए था, 23 यहाँ पे, 23 यहाँ पर भी 23 होना चाहिए था, यहाँ पर भी 23 होना चाहिए था, आपका काम ख़त्म। लेकिन कभी कभी कुछ केसेस में क्या होता है, जैसे मैंने बताया यहाँ से एक कम हो गया तो ये 22 हो गया, और यहाँ पे एक ज़्यादा हो गया। आई बात समझ में? अब यही आपका एक सेल जो है प्रॉब्लम कर देगा। अब ये समझ लो जिसमें चला गया वहाँ पर XXY वाला सिंड्रोम वाला बेबी बॉर्न हो जाएगा, और जिसमें ये वाला चला गया ये सेल, उसमें क्या हो जाएगा, टर्नर सिंड्रोम। आई बात समझ में? टर्नर सिंड्रोम में जो क्रोमोसोम नंबर होता है 45 होता है, क्लाइनफेल्टर में 47 होता है, तो यहाँ पे एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा 47, यहाँ पे क्रोमोसोम कम। तो आपने जो 9th में पढ़ा था ये डिजीजेस कैसे, एक्चुअली में ये डिजीज़ नहीं होते, सिंड्रोम है, ठीक है। जो सिंड्रोम आपको दिखे, जो भी आपने पढ़ा था उसमें कुछ भी डिटेल में नहीं था, तो अब समझ लो एक तरीके से आपने उसका रीजन भी जान लिया कि वो सब डिसेबिलिटीज़ कैसे आती हैं, क्यों एग्जिस्ट करती हैं। एनाफेस 1 देख लिया आपने, टीलोफेस 1 देख लिया, पूरा सेपरेट हो गया। साइटोकाइनेसिस भी देख लिया। साइटोकाइनेसिस मतलब क्या, साइटोप्लाज्म का सेपरेशन, डिवीजन, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म भी एक दूसरे से अलग हो गया, अभी आपस में अलग अलग सेल हो गए। फिर क्या स्टार्ट होगा, मियोसिस 2। मियोसिस 2 इज़ एग्जैक्टली सेम एज माइटोसिस। जैसे आपने माइटोसिस में देखा था 46 क्रोमोसोम है, तो 2 क्रोमोसोम बनेगा, वो भी 46 ही होगा। तो यहाँ पर 23 क्रोमोसोम्स बने हैं। अब ये 23 क्रोमोसोम्स एक बार बन गए ना, 2 क्रोमोसोम 23 सेल्स, 23 क्रोमोसोम के सेल्स, तो यहाँ पर इनका माइटोसिस होता है। मियोसिस 2 को आप माइटोसिस भी बोल सकते हो एक तरीके से, क्योंकि वो वापस से 23 ही प्रोड्यूस करने वाले हैं। बट यहाँ पे फ़र्क क्या है, यहाँ पे 2 हुआ था, अब यहाँ पे 4 हो गए 2 से। सो अगर आपको मियोसिस 2 पढ़ना है, मियोसिस 2 सेम एज माइटोसिस, इसलिए मैं उसको यहाँ पे करा नहीं रहा हूँ। सो आपका चैप्टर नंबर 2 पार्ट 1 यहीं पे एंड होता है, ठीक है।